यह उन दिनों की बात है जब मेरी शादी के 6 साल बीत गए थे। हर बार ऊपर वाले ने मेरे सर बेटियां ही दी थी, लेकिन तीनों बेटियों में सबका 1.5 साल का ही फर्क था। उन्हें ठीक से संभाल भी नहीं पाती थी। मेरे पति का छोटा सा घर है, कम सैलरी, न कोई नौकर चाकर, छोटे छोटे बच्चों के साथ मुझसे अकेले घर के कामकाज संभाले नहीं संभालते थे। मेरे पति भी अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। मेरे सास ससुर अब इस दुनिया में नहीं है। एक अकेली औरत के लिए बहुत ही कठिनाई होता था। दिन बड़ी मुश्किल से गुजर रहे थे। घर पर मेरे अलावा कोई नहीं था जो मेरी बात सुनता, मेरी मदद करता। मेरे पति शाम को घर लौटते थे तो वह भी आते ही बच्चों में लग जाते थे, और रात का खाना खाते ही हम दोनों अपनी जिम्मेदारियों से इस कदर थके मारे होते थे कि लेटते ही सो जाते थे। एक तो बच्चों की थका देने वाली जिम्मेदारी, उस पर घर की साफ सफाई, खाना पीना। यह दिन मुझ पर बड़े कठिन से गुजर रहे थे। लेकिन फिर एक दिन मेरे पति ने एक बड़ी सी उम्र की शख्स को अपने घर साथ लेकर आए और फिर मुझे बोले कि लो जी, तुम्हारा मसला ऊपर वाले ने हल करवा दिया है। आज से यह नौकर तुम्हारे सारे काम कर दिया करेगा और बच्चों को भी संभाल लेगा। जो काम कहोगी इनकार नहीं करेगा। वह शाम को 7 बजे के बाद वापस चला जाया करेगा। मेरे पति मुझे कहने लगे कि यह बुजुर्ग मेरे ऑफिस के बॉस के घर के नौकर हैं। वो लोग कुछ दिनों के लिए दुबई घूमने फिरने गए हैं और यहाँ उनका कोई करीबी रिश्तेदार भी नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊं। जो भी कामकाज हो तो बता देना। देखने में वो अच्छे खासे अधेड़ उम्र के थे। चेहरे पर शर्मिंदगी से छाई हुई थी। सर के सारे बाल सफेद थे, नजरें झुकाए खड़े थे। मैंने सोचा कोई औरत होती तो मुझे कुछ सुकून भी होता। यह बुजुर्ग आदमी भला मेरी क्या मदद कर सकते हैं, लेकिन मेरे पति के बॉस का हुक्म था तो इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते थे। वो सुबह 8 बजे तक घर पहुंच जाते थे और शाम को 7 बजे के बाद वापस चले जाते थे। घर का कामकाज में उनसे क्या करवा सकती थी। हाँ, उनके आने से एक काम जरूर आसान हुआ था। बच्चे उनके साथ घुल मिल गए थे और वह छोटे मोटे काम कर देते। वह मुझे बिटिया कहकर पुकारते थे। मैं किचन में बिजी होती तो खुद भी किचन में आ जाते और कहने लगते मुझे चाय बनाने आती है और सब्जी भी अच्छी काटता हूँ। कोई काम हो तो बिना झिझक कह दिया करो। वो मेरे पिता की उम्र के थे। मुझे उन्हें काम कराते हुए भी शर्म आती थी। अंकल जी, रहने दीजिए, बस आप बच्चों को संभाल लिया करें और बाजार से सामान ला लिया करें। मुझे उनके आ जाने से बड़ी सहूलियत हो गई थी। बाजार की चीज उनसे मंगवा लेते थे और 7 बजते ही वो घर जाने के लिए तैयार खड़े होते थे। फिर मुझसे इजाजत मांगते थे। बिटिया मैं जाऊं? जब मैं कहती हाँ जाए तो कहने लगते कि बेटी मुझे 10 रुपए दे दो। पैसे तो मेरे पास अक्सर होती ही थी। मैं रोज 10 रुपए उनके मांगने पर उन्हें दे देती थी। एक बार मैंने उन्हें 100 का नोट दिया कि रख ले, लेकिन उस नौकर ने वापस कर दिया। कहने लगे बेटा सिर्फ 10 रुपए ही लूंगा। मैंने बहुत कहा कि मैं अपनी खुशी से दे रही है, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। कहने लगे बस 10 रुपए ही लूंगा। मुझे उनकी यह बात कुछ अजीब सी लगी। 2 महीने गुजर गए थे, इसलिए मैं अब उस बुजुर्ग नौकर से अच्छी खासी घुल मिल गई थी। किचन में मैं जब खाना बना रही होती तो बर्तन धोने लगते और कभी सब्जी बना देते। मुझे अब उनसे किसी भी चीज की चर्चा करने में शर्मिंदगी सी महसूस नहीं होती थी। एक बार मैंने उनसे उनके घर वालों के बारे में पूछा तो एकदम से उनके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। चेहरा टेढ़ा सा होने लगा और फिर मुझे गुस्से से देखने लगे। पहली बार मुझे उनसे डर सा महसूस हुआ था। मैंने उनसे नजरें चुरा ली, लेकिन उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। बस वे खामोशी से किचन से बाहर निकल गए। पहले तो मैंने सोचा कि मुझे क्या पड़ी थी उनसे उनके घर वालों के बारे में पूछने के लिए। बेहतर है कि अपने काम से काम रखो। खैर, अगले दिन उनका व्यवहार पहले जैसा था। फिर बातों ही बातों में वो अपने मालिक के किस्से सुनाने लगे थे। मैंने एक बार और एक सवाल पूछा कि अंकल जी, साहब की बीबी का तो कभी आपने जिक्र नहीं किया, वो कैसी है? मैं किचन में सलाद काटते हुए पूछने लगी। वह भी वही बैठे थे। एक ठंडी गहरी सांस ली, फिर कहने लगे मिजाज की तेज है लेकिन अच्छी है। अब क्या करें, नौकर है तो नखरा क्या, हमें तो बस काम से मतलब है। अंकल जी, साहब आपके तनख्वाह क्या देते हैं? मैंने पूछा। वो कुछ पल के लिए मुझे गौर से देखने लगे। चेहरे का रंग फिर से बदल गया और इस बार भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस बात को टाल दिए। मैं जरा बच्चों को देख लूं। फिर वो किचन से बाहर निकल गए।
लेकिन चेहरे पर एक ही घटा सी छाई हुई थी। ना जाने क्यों मुझे उन पर कुछ ऐसा शक सा होने लगा था। शाम के 7 बजते ही उन्हें बस वापसी की जल्दी होती थी। कई बार मेरे पति ने उनसे कहा भी था कि हमारे घर में एक कमरा मेहमानों के लिए खाली है, आप वहां आराम कर लिया करें या कुछ देर और रुक जाए। लेकिन नहीं, जल्दबाजी दिखाते, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। एक बार खुद ही बातों बातों में वो अपनी बीवी का जिक्र करने लगे, बड़ा ख्याल रखती है वह, जैसे तुम अपने पति का रखती हो। ईश्वर तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। अंकल जी, आपको अम्मा से बड़ी मोहब्बत है, तभी तो 7 बजते ही आपको जाने की जल्दी होती है, वो इंतजार में रहती होगी। मेरी बात से एक उलझन सी उनके चेहरे पर छा गई। किसी गहरी सोच में डूबकर बोले, ठीक कहती हो बिटिया, मेरे इंतजार में ही होती है। अगर मैं जरा लेट हो जाऊं तो दरवाजे पर फिक्रमंदी से खड़ी राह ताकने लगती है। अंकल जी, प्यार तो ऐसा ही होता है, वो तो वक्त गुजरते के साथ साथ और भी ज्यादा मजबूत होती चली जाती है। मेरी बात पर वो मुझे गौर से देखने लगे। तुम बिल्कुल मेरी पत्नी की तरह बातें करती हो, सोचता हूँ अगर मेरी कोई बेटी होती तो बिल्कुल तुम जैसी होती। मुस्कुराते हुए बोले, आप नौकरी क्यों करते हैं? अंकल जी का मेरे सवाल से फिर से रुख बदल गया था। अजीब सा मिजाज था उनका। कभी किसी सवाल पर बिना जवाब दिए बिना ही उठकर चले गए। फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद उन्हें पैसों की जरूरत होगी, बेटे की सैलरी ज्यादा नहीं होगी, तभी तो इस उम्र में मेहनत कर रहे हैं। मैंने अपने पति से कहा कि आपका बॉस अंकल को महीने की सैलरी तो देता ही होगा, जिससे उसका गुजर बसर तो हो ही जाता होगा। लेकिन अब आपके बॉस यहाँ नहीं है, तो अंकल के घर वालों को खर्च में बड़ी मुश्किल होती होगी। आप उन्हें और पैसे दिया करें ताकि वह अपने घर को अच्छी तरह से चला सके। मेरे पति बोले कि वो ले तब ना हर बार इनकार कर देते हैं। बेटा, मेरी मालकिन दे देती है, यही मेरे गुजारे के लिए काफी है। मैंने ठान ली थी कि इस बार जो भी हो पूछूंगी जरूर कि 10 के नोट से आखिर होता क्या है। अगले रोज मैं अंकल जी को 10 का नोट देते हुए पूछ ही लिया कि उन्हें इससे मिलता क्या है। इस बार वो खामोशी से बाहर नहीं गए थे, बल्कि मुझसे कहने लगे, मेरे घर आना और सब अपनी आंखों से देख लेना। अगले दिन जब मैं उनके घर गई तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं और मेरे पति दोनों ही अंकल जी के साथ उनके घर गए थे। एक पुराना सा इलाका था, छोटी छोटी गलियां थी, तंग सा माहौल था। एक गली में दाखिल होती ही 2-4 घरों के बाद गली बंद थी। आखिरी मकान के सामने हम अंकल के साथ खड़े हो गए, लेकिन दरवाजा बंद नहीं था, हल्के से धक्के से ही खुल गया था। मैंने और मेरे पति ने एक दूसरे को हैरत से देखा, फिर हम अंदर दाखिल हो गए। घर बिल्कुल वीरान सा था। घर के अंदर दाखिल होते ही बड़ा सा आंगन था और सामने 3 कमरे थे। हर कमरे के 2 लकड़ी के दरवाजे थे। आंगन में लगे पेड़ सूख चुके थे, हर चीज मिट्टी का ढेर थी। आंगन के एक कोने में एक कब्र देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी, जिसकी मिट्टी गिरी हुई थी। घर में कोई और मौजूद नहीं था, वीरानी का राज था। अंकल जी की चारपाई भी उसी कब्र के बाईं तरफ बिछी हुई थी। करीब ही मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था, उस पर स्टील का गिलास जो उल्टा रखा था। अंकल जी सबसे पहले उस कब्र पर गए। मालती, देखो तो सही कौन आया है। अरे, तुमको बताया तो था कि बिटिया आने की जीत कर रही है, बहाने बनाकर तुम लोगों के बारे में पूछती रहती है, इसलिए इस बार साथ ले आया। मेरे पैर तो यह सब देखकर वहीं जम गए थे। मेरे पति की हालत भी मुझसे कुछ अलग नहीं थी। अंकल जी ने अपनी जेब से अगरबत्ती निकाली और माचिस से जलाकर कब्र पर लगा दी। फिर पलटकर हमें देखने लगे। तुम दोनों क्यों रुक गए? अरे आओ ना, तुम पूछती हो कि मेरा 10 क्यों लेता हूँ। मालती को अगरबत्ती की खुशबू बड़ी पसंद है, इसलिए उसके लिए ले आता हूँ। खुश हो जाती है बेचारी। चलो तुम्हें अपनी बहू से मिलवाता हूँ। यह कहकर वह मेरे पास आए, हाथ थामकर अपने बावर्ची खाने ले गए। वहाँ के हालात भी बाकी घर जैसे ही हैं। खाली बावर्ची खाना था, चंद स्टील के बर्तन थे, वह भी मिट्टी से बने। मुझे लगा शायद उसकी फैमिली किसी हादसे का शिकार हो गई है। सभी शायद दुनिया छोड़ चुके हैं, इसलिए बिना सैलरी के काम करते हैं। फिर वो मुझे और मेरे पति को अपने बेटे के कमरे में ले गए। हालांकि कमरे में कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर लगी तस्वीर देखकर मेरे पति के और मेरे होश उड़ गए थे। खौफ की नज़र से हमने अंकल जी को देखा था। तस्वीर में अंकल जी अपने बेटे और बहू के साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे।
बेटा जवान 21 या 22 साल का लग रहा था और बहू शायद 19 या 20 साल की होगी। मेरे पति की आंखें फैली हुई थी। यह तो मेरे बॉस सर हैं। मेरे पति ने तस्वीर के सामने उस नौजवान की तरफ उंगली उठाकर हैरत से कहा। उनके मुंह से यह सुनकर अब मैं निठुर सी होकर रह गई थी। मैंने आज तक मेरे पति के बॉस को नहीं देखा था, बस जिक्र ही सुना था। अंकल जी, आप मेरे बॉस के पिताजी हैं। मेरे पति की आवाज हैरत के मारे कांपते हुए निकल रही थी। अंकल जी की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए थे। अंकल जी बोले, नहीं बेटा, मैं तो उसका नौकर हूँ। अब वह फुट फुट कर रोने लगे थे। मेरे पति ने आगे बढ़कर उन्हें गले से लगा लिया। अब वह मेरे पति के गले लगकर फूट फूट कर रो रहे थे। मेरी आंखें यह सब देखकर पथरा सी गई थी। मेरा घर बार, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया बेटा। मैं तो आज तक यह नहीं समझ पाया कि मेरा कसूर क्या था। मैंने तो हमेशा अपने माँ बाप की सेवा की थी। बेटे की अच्छी परवरिश की खातिर, उसे अच्छी शिक्षा दिलवाने के खातिर खुद की नींद चैन सब छोड़ दिए थे। शुरू से ही मेरे साहब के घर का नौकर था। उस वक्त मुझे रोज 10 मिलते थे, उससे मेरा घर अच्छा चल रहा था। सागर छोटा था। मेरी बीवी पूरा दिन मेरे माँ बाप की सेवा में गुजार देती थी। मैं 9 बजे तक घर लौटता था। अपने बाबा की टांगे दबाकर, माँ की दिल की बातें सुनकर बीबी के पास जाने की बारी आती थी। बस वही 1-2 घंटे की हमारी अपनी जिंदगी थी। हम हंसते थे, बातें करते थे। सागर के जन्म होने के बाद हमने खुद को पूरी तरह से बदल लिया था। हमने सोचा कि हम तो अनपढ़ हैं, इसलिए लोगों की नौकरी करके उनके खाने पर मजबूर हैं। बेटा पढ़ लिख जाएगा तो हमारे भी दिन बादल जाएंगे। वक्त बढ़ता रहा। मेरे माँ बाप भी एक के बाद एक दुनिया से चले गए। कब मालती ने अम्मा की जगह ले ली, कभी खबर भी ना हुई। हमारी खूबसूरत परवरिश और ख्वाहिशात के सामान इकट्ठे करते करते बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच गई। सागर अब नौकरी पर लग चुका था। मैंने अपने सेठ से कहकर सागर की उसके ऑफिस में नौकरी लगवा दी। वो भी मेरी बात मान गए, क्योंकि मैंने सारी जवानी उनके घर की सेवा में गुजारे थे। साहब की एक ही बेटी थी, यह भी इकलौती है, इसलिए घमंडी और बदतमीज भी है। मुझे तो नौकर कहकर पुकारती थी। लेकिन बहरहाल जब मैं नौकर था तो नखरे क्या दिखाता। बात यही तक रहती तो तकलीफ ना देती। सागर की सैलरी अच्छी लग रही थी। मैंने सोचा अब हम दोनों के भी दिन बादल जाएंगे। मैं भी अब नौकरी छोड़कर बैठ जाऊंगा। जो वक्त में जवानी में बीबी को दे नहीं पाया, वह हम दोनों बुढ़ापे में साथ गुजार लेंगे। सागर की पहली सैलरी मिलने पर मैंने साहब से कहा कि मुझे अब नौकरी से छुट्टी चाहिए। वह भी खुशी से मान गए। चंद महीने घर पर रहकर ही गुजर रहे थे कि एक दिन साहब मेरे घर आए और अपनी बेटी के लिए सागर का रिश्ता मांगा। मैं तो हैरान रह गया, कहाँ सागर और कहाँ उसकी बेटी। सागर खूबसूरत था और मेहनती भी था, साहब को और क्या चाहिए था। सारी जिंदगी मेरी तो गुलामी में रह गई थी, अब उन्हें सागर की गुलामी चाहिए थी। नाराज बेटी अगर किसी दूसरे घर विदा होकर जाती तो 4 दिन न रह पाती, इसलिए सागर को फंसा लिया और मेरा बेटा भी दौलत देखकर हवा में उड़ने लगा। मेरे लाख समझाने पर भी, उससे शादी करने पर वो डटा रहा। बहरहाल मुझे ही आखिर में बेटे की ख्वाहिश के सामने सर झुकाना पड़ा। बहू चंद दिन ही हमारे घर में रही, फिर सागर को भी अपने साथ ले गई। मालती बहुत दुखी हुई थी, लेकिन मैंने उसे समझाया कि बेटे की अपनी जिंदगी है, उसे गुजारने दो। वो कहने लगी कि मैंने भी तो अपनी जवानी अपनी ख्वाहिश पर मिट्टी डालकर सागर की ख्वाहिश को पूरा करने में उम्र गुजार दी, क्या यह दिन देखने के लिए। मैंने कहा वो हमारा फर्ज था। वो रोने लगी। मैंने उसे बहुत बहलाया, लेकिन वह बीमार रहने लगी थी। सागर पहले पहले तो हफ्ते में एक बार चेहरा दिखा जाता था, घर खर्च के लिए पैसे भी दे जाता था, लेकिन फिर उसका आना जाना कम हो गया। मैंने जब तक देखा कि बेटा अब खर्च भी नहीं देता, तो किसी और घर में नौकरी कर ली। मालती की जवानी भी मेरा इंतजार करते करते गुजरी थी और बुढ़ापा भी इंतजार में। मुझे अगर जरा देर हो जाती तो दरवाजे की दहलीज पर खड़ी मेरा इंतजार करती रहती थी, और यही इंतजार उसे एक दिन कब्र में बदल दिया। मुझे अपने घर से बड़ा प्यार था, इसलिए मैंने मालती को कहीं नहीं जाने दिया और यही इसी आंगन में दफना दिया। सागर मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले गया। मैं दिन वहां गुजारता था, लेकिन रात को मुझे लगता था कि मालती अकेली है, इसलिए वापस घर पर ही रात गुजारता था। सागर कभी मुझे अपना बाप समझा ही नहीं।
आज तक मुझे नौकर कहकर पुकारता है। अब भी मैं वहाँ नौकरी करता हूँ, बस फर्क ये है, मालती को अगरबत्ती की खुशबू बहुत पसंद है, इसलिए 10 रुपए की अगरबत्ती लाता हूँ। सोचता हूँ सारी जिंदगी जिस औलाद की ख्वाहिश पूरी करते करते गुजार दी, उसके पास 2 वक्त की रोटी मुझे देने के लिए भी नहीं है। अब मालती को वक्त देने का वक्त आया तो उसका वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी उसके पास मौजूद हूँ, बातें करता हूँ, अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं मुझे। अंकल जी की बातें हम दोनों मियाँ बीबी आंसू बहाते हुए सुन रहे थे। रो रो कर मेरी हिचकी बन गई थी। यह कैसा जुर्म था और कैसी अंधेरी थी। इतने बड़े घर में नौकरों की कौन सी कमी थी जो एक ससुर की सेवा नहीं की जा सकती थी। दोस्तों, आप लोगों को अगर यह कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।